सबसे पहले खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर क्लैम टाउन इलाके में गोकशी मामले में फरार चल रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में वांटेड बदमाश फैजान और एहसान को गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वांटेड बदमाश फैजान 11 साल से फरार चल रहा था और इस पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग के मामले में पेच फंस गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने हाईकोर्ट के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। वन मंत्रालय की रीजनल एम्पावर्ड कमेटी ने लैंड ट्रांसफर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कमेटी ने हाईकोर्ट निर्माण को नॉन साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी करार दिया है और फॉरेस्ट लैंड की जगह पर रेवेन्यू लैंड तलाशने का सुझाव दिया है। नैनीताल की जगह कम होने के चलते हल्द्वानी के गौलापार में 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर हाईकोर्ट प्रस्तावित किया गया था। अब नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी के सचिव ने नैनीताल के डीएम को चिट्ठी लिखी है और तत्काल रेवेन्यू जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। तो हल्द्वानी गौलापार में शिफ्टिंग प्लान चल रहा था। अब रेवेन्यू जमीन तलाशने के निर्देश कोर्ट ने दे दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग का मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग फिलहाल तो अटकी हुई है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इनकार कर दिया है लैंड देने से। लैंड ट्रांसफर का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। फॉरेस्ट की जगह रेवेन्यू लैंड को तलाशने के लिए कहा गया है, यानी कि फॉरेस्ट की जगह नहीं मिलेगी। अब रेवेन्यू जगह को तलाशना होगा और उसके बाद जाकर किसी तरह से हाईकोर्ट की जमीन पर हाईकोर्ट का निर्माण होगा। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, कहां पर पेच फंस रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है जमीन को लेकर, क्या कुछ कहा कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? नीलू, ये खास तौर पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी एक कमेटी ने ये कहा कि ये जो जमीन खास तौर पर 26 हेक्टेयर जमीन हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर तय की गई है, यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है। ये ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसे जरूरी हो कि फॉरेस्ट की जमीन पर ही किया जाए। ऐसे में जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने नैनीताल की डीएम से कहा है कि आप रेवेन्यू की लैंड, ऐसी जमीन खोजी जाए जो फॉरेस्ट लैंड ना हो, ताकि वहां पर हाईकोर्ट बन सके। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होना है क्योंकि नैनीताल में जिस तरह ट्रैफिक कंजेक्शन है, वहां पर लगातार टूरिस्ट का स्पॉट, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हाईकोर्ट की वहां पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो बड़ी समस्याएं वहां पर हैं। तो लगातार डिमांड थी कि हाईकोर्ट शिफ्ट हो, लेकिन अब दिक्कत है कि जो फॉरेस्ट की लैंड यहाँ पर चूज की गई थी, उस पर हाईकोर्ट नहीं बन सकता। तो दीपांकर, क्या केंद्रीय वन मंत्रालय के इनकार करने के बाद ये फैसला लिया गया, या फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जमीन वन की नहीं लेंगे, आप यहाँ पर रेवेन्यू लैंड लेंगे? नीलू, ये मसला कोर्ट में नहीं है। ये मसला, ये पूरा मसला इस तरीके से था कि हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होना था। कैबिनेट ने फैसला किया कि हल्द्वानी के गौलापार में हाई कोर्ट का जो नई बिल्डिंग हो बनाई जाएगी। उसके बाद इसमें जब फॉरेस्ट की परमिशन की बात आई तो सेंटर में मामला गया। वहां जब कमेटी ने कहा कि आपको ऐसी ये कोई एसेट नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसको फॉरेस्ट की लैंड में बनाना बहुत जरूरी हो, ये कहीं दूसरी जगह पर भी बनाई जा सकती है, तो कोर्ट में मसला नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है फॉरेस्ट की, उसने ये कहा है कि इसको जरूरी नहीं कि यहाँ बनाए, इसलिए आप दूसरी जमीन चूज करें और फिर हमें बताएं कि उसका लेआउट क्या होगा। आप उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, उसका ग्रीन एरिया किस तरीके का होगा, ताकि कम जमीन में हाईकोर्ट बन सके और ये फॉरेस्ट की लैंड का यूज वहां पर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय वन विभाग की तरफ से जब कहा गया कि आप रेवेन्यू लैंड तलाशे, तो उसके बाद अब कहा गया है कि वन विभाग की जमीन नहीं, रेवेन्यू लैंड तलाशने के बाद ही नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग का ये मामला, ये पूरा प्रोसेस पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी भेल सेक्टर 1 के रविदास मंदिर में रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम धामी जगतगुरु आश्रम जाएंगे, जहां पर जगतगुरु राजराजेश्वरम महाराज से उनकी मुलाकात होनी है। तो रविदास जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। बताया जा रहा है कि भेल सेक्टर 1 के रविदास मंदिर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं, वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम धामी जगतगुरु आश्रम भी जाएंगे, जहां पर जगतगुरु राजराजेश्वरम महाराज से उनकी मुलाकात होगी।
और ईडी ने लक्ष्मी राणा को भेजा है समन। उत्तराखंड कांग्रेस नेता लक्ष्मी राणा को ईडी का समन मिला है। लक्ष्मी राणा को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। वन विभाग घोटाले में ईडी अब इनसे पूछताछ करेगी। हरक सिंह रावत का करीबी है लक्ष्मी राणा और इसी को लेकर अब इन्हें एक समन भेजा गया है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी राणा को समन भेजा गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की नेता है लक्ष्मी राणा। ईडी का समन जाने के बाद अब इन्हें पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा ईडी के सामने। वन विभाग घोटाले में ईडी इनसे पूछताछ करेगी। हरक सिंह रावत का करीबी बताया जाता है लक्ष्मी राणा और इसी को लेकर अब पूछताछ की शुरुआत ईडी की तरफ से की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस पूरे मामले में लक्ष्मी राणा को भी एक समन भेजा गया है, क्या कुछ है इस समन में? कब तक पेश होना ईडी के सामने? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तराखंड वन विभाग घोटाला मामले में लक्ष्मी राणा को पूछताछ का समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए उन्हें 28 फरवरी को बुलाया गया है। और ये जो पूछताछ की तमाम प्रक्रिया जो होगी वो देहरादून स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। और पूछताछ के लिए जिस तरह से बाकायदा अगर बात करें तो अलग अलग तारीखों पर कई नेताओं को बुलाया गया है। इसी मामले में अगर बात करें लक्ष्मी राणा की बात करें तो उन्हें 28 फरवरी को बुलाया गया है। हरक सिंह रावत की बात करें जो कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें 29 फरवरी को बुलाया गया है। और इसी केस में हरक सिंह रावत की जो बहू है अनुकृति गोसाई, उन्हें 7 मार्च को बुलाया गया है। और देखा जाए तो ये तीनों आपस में काफी जुड़े हुए हैं, काफी इनका करीबी संबंध रहा है। और जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से इस मामले में इन तीनों की जो भूमिका रही है, इस मामले को अब जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा है, तफ्तीश किया जा रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या 28 फरवरी को लक्ष्मी राणा पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी या नहीं देंगी, या 29 फरवरी को जिस तरह से हरक सिंह रावत को बुलाया गया है क्या वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, जल्द ही कुछ कई और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। तो कई नाम सामने आ रहे हैं, कई खुलासे शंकर सामने आ रहे हैं और अब ईडी एक एक कर इन्हें समन भेज रही है पूछताछ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। हरक सिंह रावत से ईडी पूछताछ करेगी। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत को भी समन जारी किया गया है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो हरक सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हरक सिंह हो, उनकी बहू अनुकृति हो, दोनों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और अब समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी समिति में कुल 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और अब ये अपना काम चुनाव प्रबंधन को लेकर जो समिति बनी है वो शुरू कर देगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में हो सकता है और चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज है। अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां 2 बड़े मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखने जा रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से शुरू हुआ यूसीसी का सफर पूरे देश तक पहुंच सकता है और बीजेपी अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर सकती है। यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बड़ी जगह मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो महिला अधिकार और महिला सुरक्षा पर खासा फोकस पार्टी कर रही है।
पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी का जिक्र भी कांग्रेस के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में हो सकता है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो तो इशू रहेंगे और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे महिला आरक्षण का विषय हो, इसके साथ साथ यूसीसी का भी का जो अध्यादेश पारित हुआ है, ये सारे विषय तो इशू के रहेंगे। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं को, बेरोजगारों को हम लेकर पूरे राज्य भर के अंदर उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली थी और आगे भी हम न्याय यात्रा निकालेंगे। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल जीवित रखेगी और अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। लोकसभा चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है जब उत्तराखंड से जुड़े दो बड़े मुद्दे दोनों ही राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस वक्त चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर जोगीधारा के पास एक हिरन मृत अवस्था में मिला है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि बाघ के हमले से घायल हिरन सड़क की ओर भागा होगा, तभी उसकी मौत हो गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर हिरन का शव मिला है। बाघ के हमले में घायल बताया जा रहा था। वन विभाग मामले की अब जांच कर रहा है। विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग और पुलिस की कार्रवाई की है। देर रात अवैध खनन कर रहे 6 डंपर और 1 पोकलैंड मशीन को सीज कर दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। खनन विभाग को पछवादून इलाके के पिछले कुछ दिनों से यमुना, आसन और दूसरी नदियों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही है। तो यमुना आसन नदी में लगातार खनन का काम हो रहा है। ऐसे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बड़ी कार्रवाई के तहत बताया जा रहा है कि अवैध खनन के खिलाफ कई लोगों को पकड़ा भी गया है। देखिए, अभी आसन नदी में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने खनन विभाग और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच की। तो जांच में पाया कि रात को जो है नदी तल में पोकलैंड मशीन और कुछ डंपर लिफ्ट पाए गए, तो जिनको सीज करके थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। सर, कितनी गाड़ियां हैं? 6 गाड़ियां हैं और 1 पोकलैंड मशीन है। और उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का चिनूक विमान पहली बार रात में अभ्यास किया। वायुसेना के चिनूक का हेलीकॉप्टर ने चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर लैंडिंग की और टेक ऑफ का अभ्यास किया। गत मंगलवार और बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर का 2 दिवसीय अभ्यास प्रस्तावित था, जो कि तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया था। शुक्रवार को शाम 4 बजे चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इसके बाद रात में करीब 8:45 बजे यह हेलीकॉप्टर दोबारा हवाई अड्डे पर पहुंचा। आसमान में 2 राउंड लगाने के बाद लैंडिंग और टेक ऑफ का सफलतापूर्वक अभ्यास किया। वहीं ये पहली बार है जब वायुसेना रात के समय अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास कर रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस हवाई अड्डे पर यह हेलीकॉप्टर इससे पहले सिलकियारा सुरंग हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर उतारा था। कालसी ब्लॉक में बीते वर्ष 2023 में 20 प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो गए और 30 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर छात्र संख्या 5 से कम है। अगर छात्र संख्या नहीं बढ़ती है तो आने वाले समय में ये स्कूल भी बंद हो जाएंगे। कालसी ब्लॉक में बीते वर्ष 2023 में 20 प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो गए, जबकि ड्यूडलानी, सेंसा, 2 नवीन, खड़ी, रुपऊ, खराया ऐसे स्कूल हैं जहां 2 शिक्षक और 1 छात्र है और 30 स्कूल ऐसे जिनमें छात्र संख्या 5 से कम और आने वाले समय में इन स्कूलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर छात्र संख्या नहीं बढ़ती है तो आने वाले समय में ये स्कूल भी बंद हो जाएंगे। कि हमारे 30 स्कूलों में छात्र संख्या 5 से भी कम हो चुकी है और प्राथमिक स्तर पर हमारे छात्र संख्या सिर्फ 1500 रह गई है। तो इसका प्लान ये मानता हूं मैं
कि हमारे जो अभिभावक हैं वो कस्बों की तरफ या फिर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या का कारण अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बढ़ता लोगों का रुझान तो है ही, लेकिन कुछ लोग घटती छात्र संख्या कम का कारण पलायन और शिक्षा विभाग की लापरवाही भी मान रहे हैं। तो सबसे मेन जो कारण है जौनसा बाबू क्षेत्र में वो पलायन है। लोग वहाँ से पलायन करके विकासनगर, देहरादून और आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उसकी ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में चक्राता ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के हाल भी ऐसे ही चल रहे हैं, जहां 220 स्कूल संचालित थे, जिसमें बीते 3 साल में 30 स्कूल बंद हो गए और 190 संचालित हैं, लेकिन कई स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार ऐसी दशा में क्या प्लान तैयार करती है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौकवान की रिपोर्ट। और आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आज माघ महीने की पूर्णमासी है, जिसको स्थाली पुण्यतिथि भी कहते हैं। आज उसका समापन हो रहा है। माघ का महीना हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना गया है। उसका समापन आज दान एवं गंगा स्नान से हरिद्वार में किया जाता है। गंगा मैया का स्नान करेंगे, दिलता बड़ा सच्चे दिलता ठीक है दुनिया भाई देख सको आप किस प्रकार का है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।